एनसीईआरटी का कक्षा 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ने जा रहे हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका परिचय पहले पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। इसी चुनौतियों में एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना और सुधार का प्रक्रियाओं और उसकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव और संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। इस अध्ययन का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा करेंगे। देखिए ये जो बनाया गया है फोटो, तो ये इसके बारे में लिखा है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है। उनका प्रतीक चिन्ह है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का। ये देखिए ऐसे फोटो जो बनाया यूएनओ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती हैं। इसके अंदर वर्ल्ड बना हुआ। इसके बाद यहाँ लिखा है कि जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी है और भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए थे। कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजरायली बमबारी के चपेट में आए और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया और इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में वापसी हो सकी अक्टूबर में। और इन दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका का स्पष्ट पर टिप्पणी करते हैं। इसके बाद है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इस दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर में बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उसकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है? आइए हम यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिसे इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, ऐसा डैग हैमरशोल्ड कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव जो हैं। इसके बाद बतकही की चौपाल। ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होता है, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि ज़बान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हो और कभी कभार अपनी बात से एक दूसरे का सर खाए और बनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर करने के। ऐसा शशि थरूर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व सचिव। अब देखिए कहता है कि ये दो उदाहरण
एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं। वे दोनों की सहायता करते थे ताकि हम सब की बेहतर जीवन की स्थितियाँ कायम हो। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने बैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान ले। इसी वजह से विभेद के मसलों पर बातचीत कर सके, इसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सके। इसके बाद जो है शांतिपूर्ण समाधान, जैसे वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्य पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं। यह उनके मसलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इसका निर्णय हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। तो ये तो हो गया। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होता है। राष्ट्र के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इससे चुनौतीपूर्ण होते हैं, उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करेंगे। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी के टीके लगाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी जो ताप वृद्धि है और उसके प्रभाव का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। और जो है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्री तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्री तटीय इलाकों में बड़े बड़े शहर भी शामिल है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व में समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल है, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बात है। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं रह सकती। सहयोग में आने वाले लागत का भार कौन उठाएगा? सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो? तो मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उसे कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बात तय हुई है उसे कोई दगा न करे। इन बिंदुओं पर सभी देश ने हमेशा सहमत नहीं होता है। तो देखिए, ये वाला हम पढ़ सकते हैं कि शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF)
यह संगठन वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने वाले वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। 189 देश अंतर्राष्ट्रीय मतलब 189 देश 12 अप्रैल 2016 की स्थिति में देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। G70 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा के पास 41.29% मत है और अन्य अग्रणी सदस्यों में चीन 6.09% और भारत 2.64%, रूस 2.59%, ब्राज़ील 2.22% और सऊदी अरब 2.02% है। अकेले अमेरिका के पास 16.52% जो है मताधिकार है। शीत युद्ध के कुछ संगठनों ने विशेष भूमिका खासकर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आता है, मतलब कि कौन भूमिका सबसे ज़्यादा निभाया है। इसके बाद एक है खुद से करे वाला वो वाला, ये ऐसे मुद्दे और समस्याओं की सूची बनाइए जिसे सुलझाना किसी एक देश के लिए संभव नहीं है, जिसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है। तो क्यों है ज़रूरत, इसके लिए कह रहा है कि आप एक सूची बनाइए। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचना जुटाने में मदद कर सकता है। एक संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाले लागत सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोग और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिम देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है, और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। देखिए, यूएनओ का विकास कैसे होता है, ये है नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए इसको बाद में पढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।